हेलो साथियों, मल्टीवेरिएट प्रोसीजर विद आर के इस कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के बारे में सीखा था और उस लेक्चर में हमने आपको जो हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस की जो बेसिक डेफिनेशंस होती हैं, मेथडोलॉजी होती है और ये क्या होता है, उसको किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, उसका जो थ्योरेटिकल सेटअप है वो मैंने आपको बताया था। आज हम उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और साथ में हम आपको इस प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को आर सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। उसके साथ ही हम आपको कुछ और ऐसे ग्राफिकल मेथड्स के बारे में बताएंगे जिनके द्वारा हम अपने नंबर ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट्स जितने मुझको रिटेन करने हैं उसका फैसला किस प्रकार से करते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। ये ग्राफिकल प्रोसीजर्स हैं, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में नहीं बताए थे, लेकिन ये बहुत ही सिंपल से हमारे प्रोसीजर्स होते हैं और ये सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत आसानी से जनरेट हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे एक काम करेंगे, पहले हम अपना एक छोटा सा डेटा सेट लेंगे और उसके बाद में हम आपको एक यूएस अरेस का जो डेटा सेट है जिसको हमने अपनी क्लस्टर एनालिसिस में भी यूज़ किया था, उसके ऊपर अपनी आर की एनालिसिस करके दिखाएंगे। तो चलिए हम इस लेक्चर को आरंभ करते हैं और समझते हैं कि आर सॉफ्टवेयर में हम प्रिंसिपल कंपोनेंट को किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए, आपको सिर्फ खाली रिवाइज कराने के लिए मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बताया था कि अगर हमारे किसी p×1 वेक्टर की कोवेरिएंस मैट्रिक्स हमारी सिग्मा है, जो एक p×p सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है, और उसकी हमारी जो आइगन वैल्यूज़ हैं λ1, λ2, λp हैं, जिनको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है, अर्थात कि जो λ1 हमारी मैक्सिमम वैल्यू है और λp हमारी मिनिमम वैल्यू है। और इन λ1, λ2, λp के कॉन्टेक्स्ट में जो हमारे इनके आइगन वेक्टर्स हैं या जो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स हैं वो हमारे e1, e2, ep हैं। अब जो हमारा ith प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है वो हमारा इस प्रकार से डिफाइन होता है, yi इज इक्वल टू ei ट्रांसपोज x, अर्थात जो भी हमारे ith जो हमारा आइगन वेक्टर है उसके जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उनको हम इस्तेमाल करते हुए e1 x1 प्लस e2 x2 प्लस ep xp को हम यहाँ पे निकाल देते हैं और जो वेरिएंस ऑफ हमारा yi होता है ये हमारा लैम्डा i के बराबर होता है और वेरिएंस ऑफ yi हमारा इस प्रकार से निकालते हैं ei ट्रांसपोज सिग्मा ei, जो हमारा लैम्डा i के बराबर आता है। और साथ में जो हमारे ith और kth हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट होते हैं उनके बीच में कॉलेशन 0 होता है, तो वो हमारे अनकॉलेटेड होते हैं। और अगर हमारे कुछ हमारे लैम्डा आइज की वैल्यूज अगर हमारी बराबर आ जाती है तो उस केस में हमारा जो भी प्रिंसिपल कंपोनेंट्स होते हैं वो यूनिक नहीं होते हैं, राइट। और अगर हमको अपने इस प्रिंसिपल कंपोनेंट के द्वारा कितना वेरिएंस कंट्रीब्यूट हो रहा है उसके बारे में अगर हम निकालना चाहते हैं तो फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट के द्वारा जो उसका सबसे बड़ा वेरिएंस है λ1 डिवाइडेड बाई टोटल वेरिएंस λ1 प्लस λ2 प्लस λp, इसको हम निकाल सकते हैं। उसी तरीके से दूसरे प्रिंसिपल कंपोनेंट का जो कंट्रीब्यूशन है उसका जो वेरिएंस है जो हमारा λ2 है और डिवाइडेड बाई टोटल वेरिएंस के द्वारा हम निकाल सकते हैं। और उसी तरीके से हम अपने pth प्रिंसिपल कंपोनेंट को भी λp अपॉन λ1 प्लस λ2 प्लस λp के द्वारा निकाल सकते हैं। और हमने आपको ये भी बताया था कि प्रिंसिपल कंपोनेंट टेक्निक जो हमारी होती है ये हमारी डायमेंशनलिटी प्रोडक्शन में सहायता करती है और उसके लिए हम इन प्रोपोर्शंस को देखते हैं और इन प्रोपोर्शन के द्वारा देखते हैं कि कितने हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट हमारी कितने वेरिएशन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट। अब इसी में हम अगर हम आर सॉफ्टवेयर के द्वारा हम अगर इनको निकालने की कोशिश करते हैं तो हमारा यहाँ पे कमांड होता है PRCOMP। PR का मतलब है प्रिंसिपल और COMP कंपोनेंट, राइट। अब इसके अंदर हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि अगर हम कहें कि यहाँ पे हमारा एक फार्मूला होता है, तो फार्मूला जो भी हमारा होता है इसमें से हम आपको दिखाएंगे कि जहाँ पे हम किस प्रकार से अपने इस एनालिसिस को इंडिकेट करते हैं आर को, उसको हम आपको उदाहरण लिख के बताएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे डेटा का ऑप्शन होता है, ये हमारा जो भी ऑप्शनल एक डेटा फ्रेम होता है जो हमारे फार्मूले के अंदर के जो वेरिएबल्स हैं उनको यहाँ पे कंटेन करता है। और उसी की तरह से हमारे यहाँ पे सबसेट और कुछ और भी ऑप्शंस होते हैं। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे एक्स की बात करें, हमारा एक और भी फॉर्मेट होता है जहाँ पे हम कहते हैं एक्स हमारा एक ऐसा न्यूमरिक या एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स या
डेटा फ्रेम है जो हमको प्रिंसिपल कंपोनेंट हमको जिस डेटा सेट पे निकालना है वो उसको यहाँ पे सप्लाई करता है। उसी तरीके से हमारे पास देखिए यहाँ पे रेटेक्स, ये हमारा रेटेक्स, सेंटर, स्केल और TOI और हमारे रैंक डॉट भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं। तो ये हमारा जो RETX है ये हमारा रोटेशन की बात करता है। अर्थात हमने आपको बताया था कि प्रिंसिपल कंपोनेंट में हम क्या करते हैं, हम एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालते हैं जहाँ पे हम अपने ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट कर देते हैं। तो इसकी अगर हमारी वैल्यू अगर ट्रू अगर होती है तो ये हमको बता देता है कि हमको रोटेटेड एक्सिस में जो हमारे वेरिएबल्स हैं उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देनी है। और उसी के साथ में आप अगर देखेंगे कि यहाँ पे आपका ये जो सेंटर है और स्केल है ये हमारा डेटा की सेंटरिंग और स्केलिंग करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और सेंटरिंग और स्केलिंग के बारे में हम अपने स्केल फंक्शन में पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इस फंक्शन के अंदर इसमें एक बिल्ट इन ऑप्शन भी होता है। उसके बाद में हमारे पास एक यहाँ पे ऑप्शन होता है TOL। यह एक ऐसी वैल्यू होती है जो यह इंडिकेट करती है कि जिस वैल्यू के नीचे जो भी हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट हैं वो अपने आप से ओमिट हो जाएंगे और वो हमको नहीं देंगे। उसके बाद में ऐसी हमारा रैंक डॉट हमारा एक ऑप्शनल नंबर होता है जो हमको मैक्सिमल रैंक हमको बताता है, अर्थात कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट जो हमको इस्तेमाल करने हैं। और उसके साथ में हमारे पास एक और ऑप्शन होता है न्यू डेटा का। ये भी हमारा एक ऑप्शनल डेटा फ्रेम या मैट्रिक्स होता है जो यह दिखाता है कि हमको किन वेरिएबल्स के बारे में को हमको प्रेडिक्ट करना है, राइट। तो इस तरह से हम अपने इस फंक्शन को यूज करते हैं और इसकी बेसिस पर हम अपने डेटा एनालिसिस करते हैं। इस एनालिसिस करने के बाद में जो हमको यहाँ पे आउटपुट मिलता है उसमें से हमारा एक कंपोनेंट होता है PRCOMP। ये हमको यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बताता है, अर्थात जो हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट के स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं वो हमको SDEV के द्वारा दिखाए जाते हैं। और जो हमारी लोडिंग्स की जो हमारे वेरिएबल्स के ऊपर हमने लोडिंग करी उसकी जो मैट्रिक्स होती है उसको हम रोटेशन के द्वारा दिखाते हैं। और ये मैट्रिक्स हमारी वही होती है कि जो हमारे आइगन वेक्टर्स होते हैं उनको हम कॉलम वाइज लिख देते हैं। और अगर यहाँ पे इसी तरह से हम यहाँ पे S, X और सेंटर और स्केल की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमको मिलती है, राइट। अब अगर यहाँ पे आपको हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं जहाँ पे हमने अपनी सिग्मा मैट्रिक्स को दिया हुआ है। आपको याद होगा इसी तरह की एक हमने सिग्मा मैट्रिक्स हमने अपने पहले लेक्चर में ली थी और जहाँ पर हमने उसकी आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स के द्वारा मैनुअली आप किस प्रकार से अपने प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट निकालते हो उसके बारे में बताया था, राइट। तो यहाँ पे चलिए हम इस मैट्रिक्स को लेते हैं और यहाँ से हम उसकी प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस करते हैं और अपने 3 प्रिंसिपल कंपोनेंट हम यहाँ से निकालते हैं। इसके द्वारा आपको समझ में आ जाएगा इस छोटे से उदाहरण के द्वारा कि हम इसको किस प्रकार से इंटरप्रेट करते हैं और अपने आउटकम से किस प्रकार से हम प्रिंसिपल कंपोनेंट को निकालते हैं या हम समझते हैं। और जो भी देखिए हमारी हम प्रिंसिपल कंपोनेंट यहाँ पे कर रहे हैं इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं कि या तो हम अपने डेटा को स्केल कर देंगे या हम अपने डेटा को ओरिजिनल डेटा में लेंगे। तो पहले हम जो यहाँ पे अपनी एनालिसिस आपको करके दिखा रहे हैं इसमें से हम अपने ओरिजिनल डेटा को इस्तेमाल कर रहे हैं और बाद में इसी एनालिसिस को हम अपने स्केल डेटा की साथ करके कुछ उदाहरण आपको दिखाएंगे। तो देखिए ये जो हमारी मैट्रिक्स है उसके लिए मैंने x1, x2, x3 इसके ये रो वेक्टर्स डिफाइन कर लिए और उसके बाद में हमने उनको एक डेटा फ्रेम के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। और ये जो हमारा डेटा फ्रेम है इसको मैंने डेटा PC अर्थात प्रिंसिपल कंपोनेंट के लिए डेटा इसको हमने तैयार कर लिया और ये डेटा फ्रेम हमारा इस प्रकार से आ गया, राइट। ये इसका देखिए स्क्रीनशॉट भी है। अब इसके बाद में हम यहाँ पे PRCOMP ये जो डेटा PC के ऊपर हम लगाते हैं और इसका जो भी हमारा आउटपुट आ रहा है इसको मैंने PC डेटा आउट के अंदर स्टोर कर लिया, जिससे कि हम आपको उसको बार बार यूज करके हम दिखा सके कि हम इसको किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए अब इसका हम आउटकम समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये हमको दिया हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमारे यहाँ पे P की वैल्यू कितनी, हमारे पास यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, आप देख सकते हैं x1, x2 और x3। तो यहाँ पे हमारे पास 3 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स आएंगे। उन 3 प्रिंसिपल कंपोनेंट में क्या होगा, वो उसकी आइगन वैल्यू निकालेंगे और आइगन वैल्यूज जो उसका होगा वो हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट का वेरिएंस देगी। उस वेरिएंस का हमने R सॉफ्टवेयर ने उसका स्क्वायर रूट ले लिया है और उसने उनका ये यहाँ पर वैल्यूज दिखा दी हैं, देखिए इस प्रकार से, राइट। तो अब यहाँ से आप अगर देखेंगे तो इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू देखिए कौन सी है। सबसे बड़ी वैल्यू आपकी ये है, अर्थात ये हमारी काहे की वैल्यू है, ये हमारी स्क्वायर रूट ऑफ λ1 की वैल्यू है। λ1 हमारा क्या है, λ1 हमारा मैक्सिमम वैल्यू है आउट ऑफ λ1, λ2, λ3। अर्थात हमने ऐसे लिखा है λ1 ग्रेटर देन λ2 ग्रेटर देन λ3। और उससे देखिए छोटी वैल्यू हमारी क्या है, ये 5.46 करके है, राइट। आपको ये ध्यान देना है कि ये वैल्यू हमारी कितनी है, 17.83 है और ये वैल्यू हमारी 5.46 है। साथ में देखिए E+01 भी है और ये वैल्यू हमारी कितनी है, थर्ड वैल्यू हमारी 3.7 इंटू 10⁻⁻16, राइट। तो आपकी जो थर्ड वैल्यू है, तो ये जो सेकंड वैल्यू आपकी क्या है, ये आपकी स्क्वायर रूट ऑफ λ2 की वैल्यू है और ये जो थर्ड वैल्यू है ये आपकी क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ λ3 की वैल्यू है,
राइट। अब इसके बाद में इसने आपको बता दिया कि इसने एक्सिस को रोटेट किया है और ये 3x3 की मैट्रिक्स है और उसका उसने देखिए आपको यहाँ पे आउटकम किस प्रकार से दिया है। यहाँ पर इसने आपको दिया है 3 प्रिंसिपल कंपोनेंट के बारे में, PC1, PC2 और EC3। तो इनको आपको देखिए किस प्रकार से पढ़ना है, बहुत आसान है। आप PC1 के जो नीचे लिखे हुए एलिमेंट्स हैं आप उनको देख लीजिए। ये PC1 क्या है, ये जो एलिमेंट्स हैं ये क्या है, आपने λ1 के करस्पॉन्डिंग जो भी आपने अपना आइगन वेक्टर निकाला था E1, ये वह वेक्टर है, राइट। ये इसको हम इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं एक वेक्टर के फॉर्म में। तो आपका जो पहला प्रिंसिपल कंपोनेंट क्या था, E1 ट्रांसपोज X। तो ये देखिए ये आपका -0.66 x1 प्लस 0.74 x2 प्लस -0.07 x3 आ जाएगा। तो 0.66 देखिए यहाँ से आ गया, 0.74 यहाँ से आ गया और थर्ड वैल्यू आपकी यहाँ से आ गई। और इस Y1 का वेरिएंस कितना होगा, 17.8 स्क्वायर। ये कहाँ से आ गया, ये आपका देखिए यहाँ से आ गया, राइट। उसी तरीके से आप अगर अब ये PC2 के जो नीचे का आप वैल्यूज़ को देखिए, इसके द्वारा आपको यहाँ पे सेकंड प्रिंसिपल कंपोनेंट E2 ट्रांसपोज X मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए 0.48, 0.50 और 0.72 इनके कोफिशिएंट हैं जो मैंने यहाँ से लिए हैं। तो आपको इस प्रकार का देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन मिल गया। और इसका Y2 का वेरिएंस कितना होगा, ये 5.46 स्क्वायर होगा। ये आपका क्या है, ये वैल्यू देखिए यहाँ से आई है। और उसी तरीके से आप अगर यहाँ पे अपना अगर थर्ड प्रिंसिपल कंपोनेंट लेंगे Y3, तो ये कहाँ से आएगा, ये जो आपका थर्ड PC3 के नीचे वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ये आपकी काहे की वैल्यू है, E3 की वैल्यू है, ये E3 वेक्टर की। इसकी वैल्यू कितनी है, 0.57, 0.43, -0.69, वही देखिए वैल्यू मैंने 0.58, 0.44 और -0.069 मैंने यहाँ पे लिखी हैं। तो ये आपका देखिए एक 0.58 x1 प्लस 0.44 x2 माइनस 0.69 x3 हो गया। और इसका आपका वेरिएंस कितना हो गया, 3.78 इंटू 10⁻⁻16 स्क्वायर, राइट। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर आप इन 3 प्रिंसिपल कंपोनेंट को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये R सॉफ्टवेयर आपको किस प्रकार से इनकी वैल्यूज बता रहा है, राइट। तो देखा ये बहुत ही आसान काम है। उसके बाद में अगर हम इसी अपने PC डेटा आउट, जो हमने यहाँ का आउटकम लिया हुआ है PC डेटा आउट, इसका अगर हम यहाँ पर समरी लिख देंगे तो देखिए ये यहाँ पे इस तरह का आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर उनका प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस और उनका क्यूमुलेटिव प्रोपोर्शन निकाल देगा। तो उसने देखिए क्या बताया, उसने आपको बताया कि पहले प्रिंसिपल कंपोनेंट का वेरिएंस कितना है, 17.8, दूसरे का 5.46 और थर्ड का इस प्रकार से है 2.27 इंटू 10⁻⁻15। ये उनके स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब अगर आपको इनका प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस अगर निकालना है तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे 17.83 का स्क्वायर करोगे और डिवाइडेड बाई 17.83 स्क्वायर प्लस 5.46 स्क्वायर प्लस 2.27 इंटू 10⁻⁻15 होल स्क्वायर करोगे, इस वैल्यू को निकालोगे तो ये जो वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 0.9143, राइट। उसी तरीके से आप अगर ये जो PC2 का जो प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस है आप निकालोगे 0.0857, तो इसी में 17.83 की जगह आपको यहाँ पे 5.46 का स्क्वायर करना पड़ेगा। और उसी तरीके से आप यहाँ पे अपने थर्ड प्रिंसिपल कंपोनेंट का भी जो प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस है आप उसको निकाल सकते हो। तो अब देखिए आपने यहाँ पर बहुत क्लियरली देख लिया कि जो आपका पहला प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो आपको 91.43% वेरिएशन दे रहा है, दूसरा प्रिंसिपल कंपोनेंट खाली 0.08% या 8% आपको खाली टोटल वेरिएशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है और थर्ड का कंपोनेंट बहुत ही कम है। तो अब इसी के साथ में उसने आपकी सहायता करने के लिए R सॉफ्टवेयर में आपको यहाँ पे क्यूमुलेटिव प्रोपोर्शन भी दे दिया। तो ये जो वैल्यू है ये वाली हमारी वैल्यू λ1 है, ये वैल्यू हमारी λ1 प्लस λ2 है और ये वैल्यू हमारी λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 है। अब देखिए यहाँ पे चूंकि मैंने बहुत छोटा सा उदाहरण लिया हुआ है और ये आर्टिफिशियल एग्जाम्पल है, इसलिए आपको ये वैल्यूज इस प्रकार से दिखाई पड़ रही हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि आपका जो पहला प्रिंसिपल कंपोनेंट ही है वो आपका 91.43% वेरिएशन को कंट्रीब्यूट कर रहा है, राइट। तो इस केस में आप ऐसा भी कह सकते हो कि हमारे लिए खाली पहला प्रिंसिपल कंपोनेंट ही हमारे लिए बहुत है, राइट। तो इस प्रकार से हम देखिए इसका इंटरप्रिटेशन लेते हैं और देखिए ये आपका इसका स्क्रीन शॉट भी है, राइट। तो आगे बढ़ने के पहले हम आपको यहाँ पर जरा सा इस एनालिसिस को करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखा आपने, हमें यहाँ पर अपना ये जो पहले अपना हम डेटा सेट है हम उसको तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए आपका डेटा फ्रेम आ गया और उसके बाद में हम यहाँ पर इसको जो भी इसका प्रिंसिपल कंपोनेंट का जो आउटकम है हम उसको यहाँ पर हम ले लेते हैं। तो ये देखिए हमारा इस प्रकार से आ गया और अब यहाँ पे आप अगर देखोगे तो PC डेटा आउट ये देखिए इस प्रकार से आ गया। तो देखिए ये वही तो चीज़ है जो आपको मैंने यहाँ पे अभी स्क्रीन पे करके दिखाया था। और इसी में आप अगर इसका समरी कमांड भी अगर लगा देंगे तो आपको ये जो प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस और उससे संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है वो देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगी,
राइट। तो चलिए अब हम अपने इस लेक्चर में आते हैं और आपको हम इसी डेटा सेट के ऊपर हम आपको कुछ और यहाँ पे करके दिखाते हैं जो आपको मैंने थ्योरी में नहीं पढ़ाया था। इसमें हम क्या है, हमको यहाँ पर ये देखना पड़ता है कि आप अगर देखिए तो हमने यहाँ पर अपने वेरिएबल्स के लीनियर फंक्शंस ले लिए हैं, लेकिन आपका जो ऑब्जेक्टिव था वो तो आप x1, x2, x3 में से छांटना चाहते थे कि कौन सा वेरिएबल आपको कितना इम्पैक्ट कर रहा है। तो इस चीज़ को यहाँ पर निकालने के लिए हमारे पास एक ग्राफिकल प्रोसीजर होता है और वहाँ पे हम बाई प्लॉट तैयार करते हैं। तो ये जो बाई प्लॉट हमारा होता है ये हमको अपने सैंपल के अंदर जो हमारी सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ होती हैं और साथ में उन सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ का प्रिंसिपल कंपोनेंट के ऊपर किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में बताते हैं। तो इस तरह के बाई प्लॉट को बना करके हम यह निकाल सकते हैं कि हमारे कितने वेरिएबल, हमारे ओरिजिनल वेरिएबल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस बाई प्लॉट को तैयार करने का हमारा आर कमांड होता है बाई प्लॉट, और पैरेंथेसिस में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हम उनको यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे बाई प्लॉट x और y यहाँ पे डेटा दे देंगे, तो x हमारा जो भी एक जो ऑब्जेक्ट हम जिसको फिट करना चाहते हैं उसके बारे में देंगे, और y में अगर हम चाहें तो एक 2 कॉलम मैट्रिक्स हम यहाँ पे दे देते हैं जो उन वेरिएबल के साथ में एसोसिएटेड होती है। ये हम आपको करके दिखाएंगे। उसके बाद में आपको वेरिएंस डॉट एक्सिस, कलर, CEX इत्यादि करके और भी ऑप्शन है वो देखिए इस प्रकार से हैं कि VAR डॉट एक्सिस है, इसके द्वारा हम ये हमारा एक लॉजिकल वेरिएबल है ट्रू और फॉल्स में, और अगर ये हमारा सही होता है तो जो हमारे सेकंड सेट के पॉइंट्स होते हैं उनको एक हम अनस्केल एक्सिस पर एरो के द्वारा दिखा सकते हैं। राइट, पहले मैं आपको ये देखिए, एक मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये देखिए ये हमारा बाई प्लॉट ऐसा होता है जहाँ पे ये पॉइंट है और इसके साथ में देखिए ये एरो है, यहाँ पे इसका एरो हेड है, और हर एक की लंबाई हमारी अलग अलग है। राइट, तो इसी को देखिए हम यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ये क्या चीज़ हो। उसी तरीके से हमारा COL जो हमारा कमांड है, ये हमारा जो हमारे फर्स्ट और सेकंड सेट ऑफ पॉइंट्स जो हमारे वेक्टर्स होते हैं उनको किस रंग में देना है, किस कलर से बनाना है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। अब ऐसे ही देखिए हमारा एक यहाँ पे CEX हमारा एक ऑप्शन होता है जहाँ जो हमारा एक कैरेक्टर एक्सपेंशन फैक्टर होता है, वो उन पॉइंट्स की लेबलिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और उसी तरह से हमारा एक और ऑप्शन है arrow.len। ये हमारा जो एरो हेड्स होते हैं जिनके ऊपर हम एक्सिस पे हम उनको प्लॉट करते हैं, ये उसकी लंबाई के बारे में है। राइट, और अगर हम इसकी लंबाई को अगर हम 0 भी करना चाहते हैं तो भी हम कर सकते हैं। उसी तरह से xlim और ylim आपको पहले से पता है, ये हमारे x और y एक्सिस पर जो हमारी कितनी लिमिट्स होनी चाहिए उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। अब इसके बाद हम जरा सा अपने इस बाई प्लॉट के बारे में समझ लेते हैं कि ये बाई प्लॉट होता क्या है और ये हमको किस प्रकार से हमको इन्फॉर्मेशन देता है। ये हमारा जो किसी भी प्रिंसिपल कंपोनेंट का जो बाई प्लॉट है, ये हमको प्रिंसिपल कंपोनेंट जो हमारे सैंपल के प्रिंसिपल कंपोनेंट स्कोर्स हैं उनको डॉट के द्वारा और उनकी जो उनसे जो संबंधित वेरिएबल हैं उनकी लोडिंग को वेक्टर के द्वारा दिखाता है। राइट, और जो भी हमारा ओरिजिन पॉइंट से हमारा जितनी भी उसकी लंबाई ज़्यादा होती जाएगी, उसका मतलब ये है कि वह वेरिएबल का उस प्रिंसिपल कंपोनेंट में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। अर्थात अगर हम इस वेक्टर को अपने प्रिंसिपल कंपोनेंट का जो ओरिजिन है वहाँ से अगर हम दूर करते जाएंगे तो वह दिखाएंगे कि उसका उस प्रिंसिपल कंपोनेंट पर जो इन्फ्लुएंस है वह ज़्यादा है। और जो हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट्स के बीच में जो हमारा एंगल होता है, दो वेरिएबल्स के जो बीच में एंगल होता है, वो हमारा इस प्रकार से उसका इंटरप्रिटेशन होता है कि अगर ये एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है तो इसका मतलब है कि दोनों वेरिएबल के बीच में कोई कॉलेशन नहीं है। अगर ये एंगल हमारा 90 डिग्री से कम होता है तो ये हमको पॉजिटिव कॉलेशन दिखाता है, और अगर ये 90 डिग्री से ज़्यादा होता है देन हमको ये दोनों वेरिएबल्स के बीच में ये हमको नेगेटिव कॉलेशन दिखाता है। ये देखिए क्या चीज़ है, आपको यहाँ पे हम दिखा दें। ये देखिए हमारे एंगल हैं, ये देखिए ये हमारे एंगल है। तो हम इस एंगल की बात यहाँ पे कर रहे थे। तो यहाँ से हमको अपने तीन वेरिएबल x1, x2, x3 के जो कॉलेशन स्ट्रक्चर है उसके बारे में पता चल जाता है। राइट, और जो हमारे वेक्टर लाइन की जो लंबाई होती है वो हमारे उस वेरिएबल का जो वेरिएंस है उसको इंडिकेट करती है। ये वेक्टर लाइन हमारी जितनी ज़्यादा होगी अर्थात उसके द्वारा जो वेरिएबल में कॉन्ट्रीब्यूशन उतना ही ज़्यादा है, और अगर ये लाइन छोटी होगी इसका मतलब है कि उसका वेरिएंस उतना ही कम है। राइट, तो देखिए अपने इसी जो हमने यहाँ पे अपना ये जो आउटपुट लिया था ये वाला, इसी का मैंने यहाँ पे बाई प्लॉट बनाया है। तो देखिए हम आपको यहाँ पे फिर से इसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये हमारा हो गया ओरिजिन, और ओरिजिन से क्योंकि देखिए ये जो हमारी लंबाई है
और यहाँ पे हमारा एरो हेड है, इसको मैंने लाल रंग का इसमें से डिफ़ॉल्ट आया है। तो देखिए ये हमारा x1 वेरिएबल है, ये हमारा x3 वेरिएबल है और ये हमारा x2 वेरिएबल है। तो ये जो हमारी लंबाई है इस एरो की, ये हमको दिखा रही है कि इन वेरिएबल्स का प्रिंसिपल कंपोनेंट्स के ऊपर कितना असर है, और उसकी बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि कौन से वेरिएबल हमारा उन प्रिंसिपल कंपोनेंट में कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो देखिए ये लंबाई, और इसको मैं एक ब्लैक कलर से कर रहा हूँ, ये वाली लंबाई सबसे ज़्यादा है, उससे कम लंबाई ये है और उससे छोटी लंबाई हमारी ये है। इसके द्वारा हम ये देख सकते हैं कि कौन सा वेरिएबल हमारा उस प्रिंसिपल कंपोनेंट के द्वारा कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जिस तरीके से हमारा ये बाई प्लॉट होता है, उसी तरीके से हमारा एक और प्लॉट होता है जिसको हम कहते हैं स्क्रीप प्लॉट। तो ये बाई प्लॉट और स्क्रीप प्लॉट है, ये हमको आर सॉफ्टवेयर के द्वारा बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो ये जो स्क्रीप प्लॉट है, ये हमको हर एक प्रिंसिपल कंपोनेंट की जो इंपॉर्टेंस है उसको विजुअली ग्राफिकली दिखाने की कोशिश करता है। ऑल्दो ये आपको पता है कि किसी प्रिंसिपल कंपोनेंट की जो इंपॉर्टेंस है वह उसके द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाने वाला वेरिएंस उसके द्वारा पता चलती है। तो ये जो हमारा स्क्रीप प्लॉट होता है, ये हमारे एक डायग्नोस्टिक टूल की तरह काम करता है, और इसके द्वारा हम चेक कर सकते हैं कि हमारी प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जो हमने अपने डेटा पे करी है वो ठीक से कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है। ये जो हमारा स्क्रीप प्लॉट है, ये हमको दिखाता है कि हर एक प्रिंसिपल कंपोनेंट अपने डेटा में कितने वेरिएशन को कैप्चर कर रहा है। और अगर समझने की कोशिश करिए, ये हमारा क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस ही तो है, लैम्डा आई अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा पी। तो इसके द्वारा हम अपने कितने प्रिंसिपल कंपोनेंट को रिटेन करना चाहते हैं, ये फैसला इसको देख करके कर सकते हैं। और ये जो स्क्रीप प्लॉट है, इसमें ये हमारा वाई एक्सिस पर आइगन वैल्यूज और एक्स एक्सिस पर जो उनके प्रिंसिपल कंपोनेंट की संख्या है उसको प्लॉट करता है। तो एक जो हमारा आइडियल स्क्रीप प्लॉट होता है, उसका कर्व इस प्रकार से आना चाहिए कि वो स्टीप होना चाहिए, और उसके बाद वो जैसे हमारी हाथ की कोहनी होती उस तरीके से बेंड कर जाना चाहिए, राइट। तो और जहाँ पर हमारी एल्बो होगी, जहाँ पे हमारी कोहनी की तरह का बेंड आएगा, वो हमको पॉइंट होगा जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हमको इतने प्रिंसिपल कंपोनेंट लेने, और उस कोहनी के बाद में वो हमारा कर्व फ्लैट हो जाएगा। तो जिस प्रकार से हमारा हाथ होता है इस तरीके से कि ये हमारा हाथ है और यहाँ पे हमारी उंगलियां हैं, तो देखिए ये हमारी क्या है, एल्बो, राइट। तो इस तरह के स्क्रीप प्लॉट को आर सॉफ्टवेयर में जनरेट करने के लिए हम fviz_eig इस कमांड को हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए इसके लिए हमको यहाँ पर अपना जो फैक्टो एक्स्ट्रा पैकेज है उसका हमको इस्तेमाल पड़ता है। तो सबसे पहले इसका स्क्रीप प्लॉट बनाने के लिए हम इसको लाइब्रेरी फंक्शन के द्वारा अपलोड कर लेते हैं, और फिर हमने देखिए जो हमारा पीसी डेटा आउटपुट था वहीं पर मैंने इसका स्क्रीप प्लॉट बनाया है। तो देखिए ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपके पास खाली 3 ही वेरिएबल थे, इसलिए इसने आपको यहाँ पे 3 बार दी हैं। तो ये जो हमारी बार की हाइट है, ये हमारा उस प्रिंसिपल कंपोनेंट के द्वारा कितना वेरिएंस कंट्रीब्यूट हो रहा है इसके बारे में बता रही है। तो आप देख सकते हैं कि आपने देखा था कि पहला प्रिंसिपल कंपोनेंट आपका मोर देन 90% वेरिएबिलिटी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसीलिए इसकी हाइट सबसे ज़्यादा है। फिर जो हमारा दूसरा प्रिंसिपल कंपोनेंट है उससे जो करस्पॉन्डिंग हमारी हाइट है वो उससे कम है, और सबसे ज़्यादा सबसे छोटा वाला जो हमारा वेरिएंस था उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा y3 प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो हमारा बहुत कम कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो देखिए ये जो हमारी लाइन देखिए एक ही एल्बो की तरह की बन गई। तो यहाँ पर हम ये फैसला कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे 2 प्रिंसिपल कंपोनेंट ले सकते हैं तो ये हमारे सिस्टम की मैक्सिमम वेरिएबिलिटी को कंट्रीब्यूट करेंगे, राइट। अब हम यहाँ पे इसी तरह के हमारा एक और हमारा ग्राफिक होता है, उसको हम कहते हैं cos2, राइट। cos2 ग्राफिक के द्वारा हम यह निकालने की कोशिश करते हैं कि हर एक वेरिएबल का उसका कितना रिप्रेजेंटेशन है, राइट। जो भी हमारा एक गिवन कंपोनेंट है, प्रिंसिपल कंपोनेंट है, उसके अंदर हमारा किसी वेरिएबल का कितना रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, और इसको निकालने के लिए हम इस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं fviz_cos2। इसकी अगर हमारी वैल्यू अगर हाई आती है तो यह इंडिकेट करता है कि उस वेरिएबल का उस प्रिंसिपल कंपोनेंट में एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, और अगर लो वैल्यू आती है तो इसका मतलब यह है कि वह वेरिएबल हमारा उस कंपोनेंट में बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, राइट। इसी को देखिए अगर हम यहाँ पर अगर हम प्लॉट करते हैं तो ये भी हमारा फैक्टो एक्स्ट्रा पैकेज के अंदर है, और यहाँ पे हमने देखिए कमांड लिखा fviz_cos2 और पीसी डेटा आउट जो हमारा आउटकम था चॉइस इक्वल टू वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू 1 to 2। तो देखिए ये हमारा इस तरीके से आपको दे देगा। अब इसमें से आप ये देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल उस प्रिंसिपल कंपोनेंट में कितना आपको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट। अब अगर हम इस बाई प्लॉट और ये cos2 प्लॉट को अगर हम एक साथ अगर हम कंबाइन कर दें तो भी हमको इसी तरह की एक बेहतर इंफॉर्मेशन मिल जाती है, राइट। तो इसको हम जो इस तरह
तरह का प्लॉट बनाने के लिए हम अपना कमांड यूज़ करते हैं fviz_pca_var। तो इस फंक्शन के द्वारा हम अपने बाई प्लॉट और जो हमारा cos2 वाला जो फंक्शन था उसके स्कोर्स को हम एक ही बाई प्लॉट के ऊपर एक साथ प्लॉट कर देते हैं, राइट। और उनके हमारे कलर्स भी सिमिलर होते हैं। तो जैसे देखिए इस प्रकार से ये आपको दिखाई देगा। तो ये आपका देखिए बाई प्लॉट भी था और ये आपका यहाँ पे cos2 प्लॉट है, उसने उसको एक साथ कंबाइन कर दिया। इस डेटा पर आपने इसका कॉल डॉट वेरिएबल को कर दिया cos2 ग्रेडियंट डॉट कॉल्स को आपने इस तरह दे दिया ब्लू रेड ग्रीन। इसीलिए आप देखेंगे ये जो हमारा कलर का पैटर्न है ये हमारा ब्लू रेड ग्रीन की तरह हो गया, राइट। तो उसमें से आप देख सकते हैं कि अगर ये वाला हमारा x2 का जो हमारा जो बाई प्लॉट से था, ये देखिए हमारा हरे कलर से दिखाई पड़ रहा है। जो x3 का जो हमारा है ये हमारा नीले कलर से दिखाई पड़ रहा है और जो ये हमारा x1 का है ये हमारा यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो इसके द्वारा भी आप अपने वेरिएबल्स को चॉइस कर सकते हैं और आपको इस डेटा के अंदर छुपी हुई इंफॉर्मेशन को आप इसके द्वारा निकाल सकते हैं, राइट। अब हम जरा सा आपको पहले प्लॉट्स को जरा सा हम अपने यहाँ पर बना करके दिखा देते हैं। इसके द्वारा आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि ये सच में कार्य करता है, राइट। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम अपना जो बाई प्लॉट है अपने इसी पीसी डेटा आउटपुट पे, देखिए पीसी डेटा आउटपुट क्या है, ये आपका यही तो है। इसी के ऊपर हम अपना यहाँ पे बाई प्लॉट बनाते हैं। तो देखिए ये हमारा बाई प्लॉट बन के आ गया, राइट। उसके बाद में आपको यहाँ पे आपको जो फैक्टो एक्स्ट्रा पैकेज को यूज़ करना पड़ेगा। मैंने उसको पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, तो हम सिर्फ यहाँ पे इसको लाइब्रेरी फंक्शन करेंगे और इस स्क्रिप्ट प्लॉट को यहाँ पे हम बनाते हैं। तो देखिए ये हमारा यहाँ पर स्क्रिप्ट प्लॉट बन करके आ गया, राइट। तो आपने देखा कि ये बहुत ही आसान काम है ये। और इसी तरह से हम अपना यहाँ पे जो अपना हर एक कंट्रीब्यूशन के लिए जो हमारा स्क्रिप्ट प्लॉट बनेगा हम उसको यहाँ पे बनाते हैं। तो देखिए ये हमारा इस प्रकार से बन के आ गया, राइट। हम इसको यहाँ पे छोटा कर देते हैं सो आपको दिखाई पड़े। तो देखिए ये आपका क्या था, ये आपका जो पहला वाला प्लॉट था और दूसरा वाला प्लॉट देखिए आपका इस प्रकार से आ गया, राइट। और इसी तरीके से हम अपना जो ये वाला जो बाई प्लॉट और cos2 स्कोर्स को हम एक साथ अगर कंबाइन करते हैं तो देखिए ये हमारा ग्राफिक इस प्रकार से बन जाएगा जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, राइट। ओके, अब हम इस लेक्चर में यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और हम आपको एक काम करते हैं। हम अपने इसी डेटा एनालिसिस को अब यहाँ पे अपने उस डेटा को स्केल कर लेते हैं और फिर आपको बताते हैं। देखिए मैं आपको यही एनालिसिस जो हमने अभी करी है वही मैं पूरी यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। तो मैं आपको बहुत ही संक्षेप में बता दूंगा और मेरा बताने का सिर्फ जो कारण इतना है कि आप देखोगे कि जो हमारा ओरिजिनल डेटा है और स्केल डेटा पे हमारे रिजल्ट अलग अलग आते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, उसी डेटा पीसी पर मैंने अपना प्रिंसिपल कंपोनेंट लगाया, लेकिन मैंने यहाँ पे कर दिया सेंटर इक्वल टू ट्रू और स्केल इक्वल टू ट्रू। तो उसके द्वारा देखिए ये जो आपको यहाँ पे जो भी इसका आउटकम आया, ये देखिए आपको स्टैंडर्ड डेविएशंस यहाँ पर मिल गए। उसके द्वारा आप अपना देख सकते हैं कि अब ये जो हमारे वेरिएंस है देखिए पहले से बिल्कुल अलग हो गए हैं, राइट। आप अगर देखेंगे यहाँ पर अगर तो आपका देखिए ये जो पहले के वेरिएंसेस कितने आए थे, इस प्रकार से आए थे 17.8, 5.46 और उसके बाद बहुत ही छोटी वैल्यू थी। अब तो देखिए 17.84 और 5.46 की जगह देखिए अब ये क्या आ गया, देखिए ये आपका 1.45 हो गया और ये आपका 0.9 हो गया और थर्ड वैल्यू अभी भी बहुत ही छोटी है, राइट। उसी के द्वारा आप अगर देखेंगे जो आपके ये प्रिंसिपल कंपोनेंट 1, प्रिंसिपल कंपोनेंट 2 और प्रिंसिपल कंपोनेंट 3 जो मैंने यहाँ नीचे लिखे हुए हैं, ये देखिए पहले से अलग हो गए। अब इनको निकालने का तरीका तो वही है जैसा आपने पहले किया हुआ है, जो उनकी वेरिएंसेस भी आपने उसी तरीके से निकाली जो इस वैल्यू के द्वारा निकल आएंगे, राइट। और इसी में आप अगर इनका समरी भी देखेंगे आप अगर, तो आप देखेंगे कि जो इनकी जो वैल्यूज हैं बदल चुकी हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो आपका आउटकम है प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस और क्यूमुलेटिव प्रोपोर्शन, ये देखिए बदल गया। और इसी का आप अगर अब यहाँ पे देखिए बाई प्लॉट अगर बनाएंगे, ये आपका स्केल डेटा का है, देखिए ये भी आपका पहले से अलग हो गया, राइट। और देखिए इस प्रकार का आ रहा है, राइट। और अगर इसकी एनालिसिस का स्क्रीनशॉट देखना चाहते हैं तो देखिए ये आ गया। बहुत ही आसान काम है जिसके द्वारा आप इसको कर सकते हैं। उसी तरीके से जिस प्रकार से पहले मैंने अपना स्क्रिप्ट प्लॉट बनाया था, आप देखोगे कि ये स्क्रिप्ट प्लॉट हमारा इस प्रकार से आ गया। ये भी पहले से हमारा फ़र्क हो गया है। और जो कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच वेरिएबल पहले आ रहा था, जो पहले आपका स्क्रिप्ट प्लॉट इस प्रकार का आ रहा था, राइट, ये देखिए अब इस प्रकार से आ गया। तो अगर आपने स्केल डेटा कर दिया तो इसका जो cos2 वाला जो कर्व था उसमें से ये दिखा रहा है जैसे कि तीनों वेरिएबल्स का बराबर का कंट्रीब्यूशन है, राइट। अब अगर देखिए यहाँ पे अगर हम आपको स्केल और अनस्केल डेटा का जो बाई प्लॉट है उसको अगर हम एक साथ प्लॉट कर दें तो देखिए ये हमारा प्लॉट अनस्केल डेटा का था
और ये प्लॉट हमारा स्केल डेटा का है। तो आप ये देख सकते हैं ये आपस में बिल्कुल अलग हैं। इसीलिए मैंने इनको दोनों को यहाँ पे दिखाया आपको, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि स्केल डेटा और अनस्केल डेटा में हमारे कंक्लूजन अलग अलग आ सकते हैं, राइट। उसी तरीके से भी ये देखिए दोनों हमारे जो उनके स्क्रीप प्लॉट थे, स्क्रीप प्लॉट ये हमारा जो अनस्केल डेटा पे था और ये हमारा स्केल डेटा पर है। आप देख सकते हैं कि दोनों में अंतर आ गया है। ये देखिए हाइट में काफ़ी अंतर है, राइट। ओके, तो अब हम इसके बाद में अब एक काम करते हैं। यहाँ तो मैंने बहुत छोटा सा डेटा सेट लिया था। अब एक यहाँ पे अपना ज़रा हम जो बिल्ट इन डेटा सेट है यूएस अरेस्ट का, उसको यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। आपको याद होगा कि इसको हमने अपनी क्लस्टर एनालिसिस के अंदर भी इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पे हमारा एक ये डेटा फ्रेम है जहाँ पे हमारे पास 4 वेरिएबल पर, हर एक वेरिएबल पर 50-50 ऑब्जर्वेशन है और ये वेरिएबल हमारे हैं मर्डर, एसल्ट, अर्बन पॉप और रेप। ये हमारा कुछ एक यूएस का हमारा वायलेंट क्राइम रेट्स के बारे में ये है कि डिफरेंट यूएस की स्टेट्स में किस प्रकार से ये होता है। एनीवे, हमको इसका जो डेटा है उससे हमारा मतलब है। तो यह डेटा आपको मैंने पहले दिखाया था, ये देखिए इस प्रकार का आपको दिखाई पड़ता है। इसको हम क्लस्टर एनालिसिस में पहले देख चुके हैं, राइट। उसके बाद में आप उस डेटा को लोड करेंगे तो ये देखे आपको डेटा इसी प्रकार का दिखाई देगा। चूंकि हम इसको पहले कर चुके हैं, आपने देखा हुआ है, इसलिए हम इसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको नहीं दिखाना चाहेंगे। लेकिन हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि इस डेटा पर हम अपना प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस लगाते हैं और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कमांड PRCOM ऑन व्हाट यूएस अरेस्ट। और इसका देखिए जो भी आउटकम आया है इसको हमने PC डेटा यूएस अरेस्ट के नाम की एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया है। अब आप यहाँ देखोगे आपके 4 वेरिएबल यहाँ पे हैं। आप देखिए ये उनके स्टैंडर्ड डेविएशन, उनके जो 4 प्रिंसिपल कंपोनेंट हैं ये उनके स्टैंडर्ड डेविएशन आ गए। आप देख सकते हो कि पहला जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है उसका जो वेरिएंस 83.73 स्क्वायर है और सेकंड का जो हमारा वेरिएंस उससे कम है, थर्ड का वेरिएंस हमारा पहले 2 से कम है और चौथे का प्रिंसिपल कंपोनेंट का हमारा वेरिएंस सबसे कम है, राइट। तो इसके द्वारा आपको ये पता चल जाएगा कि ये हमारी काहे की वैल्यू है, ये हमारी स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा 1 की वैल्यू है। तो इस लैम्डा 1 की जो भी हमारी वैल्यू आई है उसके करस्पॉन्डिंग जो भी हमारा आइगन वेक्टर की वैल्यू आएगी वो हमको पहला प्रिंसिपल कंपोनेंट देगी। तो इस लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग ये हमारा पहला प्रिंसिपल कंपोनेंट है। और इसको देखिए हमने यहाँ पे इस प्रकार से लिख लिया कि इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट किस प्रकार से आएगा, 0.04 टाइम्स मर्डर प्लस 0.99 टाइम्स एसल्ट प्लस 0.04 टाइम अर्बन पॉप प्लस 0.07 टाइम्स दिस रेप, राइट। और उसी तरीके से आप अगर अपना जो दूसरा वेरिएंस देखेंगे ये आपका कितना आ गया 14.21 स्क्वायर। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये आपकी दूसरी बड़ी वैल्यू है वेरिएंस की और या लैम्डा 2 की। ये जो यहाँ पे वैल्यू दी है ये स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा 2 की है, राइट। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी आपका आइगन वेक्टर आएगा वो आपको ये दूसरा प्रिंसिपल कंपोनेंट दे रहा है, जिसको मैंने देखिए यहाँ पे इस प्रकार से लिया हुआ है। जो भी इसके कोफिशिएंट हैं -0.04 टाइम्स मर्डर, -0.05 टाइम्स असल्ट प्लस 0.97 टाइम्स अर्बन पॉप प्लस 0.20 टाइम्स रेप। तो ये मैंने देखिए आपको प्रिंसिपल कंपोनेंट दे दी है। और उसी तरीके से आप अपना जो भी आपका ये जो वैल्यू है ये आपकी स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा 3 है, ये आपकी स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा 4 की वैल्यू है। तो इसी के करस्पॉन्डिंग आप अगर देखेंगे तो आपको थर्ड प्रिंसिपल कंपोनेंट मिल जाएगा इस PC3 के द्वारा। और जो आपकी फोर्थ वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा 4 की, इसके करस्पॉन्डिंग आपको फोर्थ प्रिंसिपल कंपोनेंट भी यहाँ से मिल जाएगा। तो आपने देखा कि जिस प्रकार से हमने पहले वाले सिचुएशन में अपना जो भी ये प्रिंसिपल कंपोनेंट्स निकाले थे उसी तरीके से आपने यहाँ भी इन प्रिंसिपल कंपोनेंट को आपने निकाल लिया। तो आपने देखा कि ये बहुत कठिन काम तो नहीं है। अब हम जरा सा इसका समरी कमांड देखते हैं। हम इसी आउटकम का हम समरी कमांड लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके पास 4 प्रिंसिपल कंपोनेंट आ गए। उसने आपको यहाँ का स्टैंडर्ड डिविएशन, प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस और उनका क्यूमुलेटिव प्रोपोर्शन आपने यहाँ पर लगा दिया। तो देखिए क्या हुआ, फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट का वेरिएंस कितना आएगा 83.73 स्क्वायर, सेकेंड का 14.21 स्क्वायर, थर्ड का वेरिएंस आएगा 6.48 स्क्वायर और फोर्थ का वेरिएंस क्या आएगा 2.48 स्क्वायर। और उसके द्वारा आप इनका जो वेरिएंस ऑफ प्रोपोर्शन भी निकाल सकते हैं जिस प्रकार से हमने पहले वाले उदाहरण में निकाला था। और उसके साथ ही आपको देखिए यहाँ पर आपका जो भी क्यूमुलेटिव प्रोपोर्शन है, अर्थात ये हमारा PC1 का वेरिएंस है और ये हमारा 1 और 2 का वेरिएंस है, ये हमारा 1, 2, 3 का वेरिएंस तीनों का है, राइट। और ये हमारा PC4 का हमारा क्यूमुलेटिव वेरिएंस है जो हमारा 1 हो जाएगा और ये उनका प्रोपोर्शन का सम है एक्चुअली में। अब आप देख सकते हो कि अगर हम यहाँ पे अगर हम पहले 2 प्रिंसिपल कंपोनेंट को अगर हम लेते हैं तो ये ऑलमोस्ट हमारा 99% वेरिएबिलिटी को कंट्रीब्यूट कर रहा है।
और अगर हम तीसरे को भी अगर हम लेते हैं तो ये 99.9 हो जाता है 99.3 से। तो यहाँ पे नहीं लगता कि अगर हम खाली दो ही को अगर हम ले लें तो भी हमारा काम बन जाएगा, राइट। और कोई हमसे ये भी कह सकता है कि ये जो पहला वाला हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट है यही हमारा 96.5% वेरिएशन को देख रहा है, तो हम सिर्फ खाली जो पहला प्रिंसिपल कंपोनेंट है उसी पर ही काम करना चाहेंगे। तो ये फैसला आपको करना है। हमारा काम आपको ये है कि आपको बताना कि फैसला किस प्रकार से किया जाता है। और ये देखिए आपका स्क्रीनशॉट है। और इसी में आप अगर इसका अगर देखिए बाय प्लॉट अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो देखिए इस तरीके का आपको दिखाई देगा। अब इसको देख करके आप किस प्रकार से इंटरप्रेट करते हैं उसके लिए आपको वही वाला नियम लगाना है जो आपने पहले डेटा में लगाया था। और इसी के साथ में आप अपना अगर कॉस्ट प्लॉट को अगर आप करना चाहते हैं तो देखिए ये आपका इस प्रकार से आ जाएगा। ये देखिए कमांड वही है जो हमने पहले इस्तेमाल किया था, सिर्फ खाली मैंने यहाँ पे ये जो वेरिएबल है जहाँ पे हमने अपना आउटपुट स्टोर किया खाली इसी को चेंज किया है। और उसी तरीके से अगर हम मान लीजिए अपने स्क्री और कॉस्ट प्लॉट को अगर हम एक साथ दिखाना चाहते हैं तो देखिए हमारा उसी कमांड के अंदर हमारा यहाँ पे इस प्रकार का ग्राफ आ जाएगा। बस मैंने यहाँ पे एक किया है, पहले मैंने ब्लू, रेड और ग्रीन लिए थे, अब मैंने यहाँ पे एक मैजेंटा को भी ऐड कर दिया है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 4 वेरिएबल्स हैं, राइट। तो चलिए हम इसी चीज़ को ज़रा सा पहले अपने इस आर सॉफ्टवेयर में भी करके देखते हैं कि हमारा ये किस प्रकार से कार्य करेगा, राइट। चलिए तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले अपना ये जो यूएस का जो डेटा अरेस्ट है इसको हम यहाँ पे दिखा दें आपको कि ये देखिए हम अपने डेटा को यहाँ पर लोड कर लेते हैं और इस पहले वाला हम स्क्रीन क्लियर कर देते हैं। तो देखिए ये हमारा डेटा आपका यहाँ पर अपलोड हो गया, राइट। उसके बाद में अब हमने क्या किया, इसमें यहाँ पर हमने इसके ऊपर प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस करी और इसका हमने यहाँ पर आउटकम को हमने पीसी डेटा यूएस अरेस्ट के अंदर हमने इसको स्टोर कर लिया। अब आप देखेंगे पीसी डेटा यूएस अरेस्ट का आउटकम किस प्रकार से आया, यही तो आया जो आपको मैंने यहाँ पर दिखाया है कि ये हमारे इसके स्टैंडर्ड डिवीजन हो गए चारों प्रिंसिपल कंपोनेंट के, और यहाँ से आपको जो हमारे 4 प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो यहाँ से मिल जाएंगे, राइट। और उसी के बाद आप अगर देखेंगे तो हमने जो भी यहाँ पे इनका समरी निकाला है तो वो भी हम यहाँ पे देखिए बहुत आराम से निकाल सकते हैं कि हम यहाँ पे समरी अगर हम लिख दें तो देखिए आपको यही तो इन्फॉर्मेशन मिल गई कि कौन सा हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट कितने वेरिएशन को कंट्रीब्यूट कर रहा है, राइट। और उसी तरीके से अब अगर हम इसका अगर बाई प्लॉट अगर हम यहाँ पर बनाना चाहते हैं तो देखिए ये इसका यहाँ पे बाई प्लॉट बन के आ गया। और उसी तरीके से आप अगर यहाँ पे इसका आप अगर स्क्री प्लॉट अगर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसका स्क्री प्लॉट भी बना सकते हैं जो आपको मैंने दिखाया है। और इसी के साथ में आप अपना कॉस्ट टू और कॉस्ट प्लॉट को अगर आप अपना बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसी कमांड को यूज़ करना है। तो देखिए आपका स्क्रिप्ट आपका बन गया। कॉस्ट टू प्लॉट के बाद आप अगर दोनों में आप अगर इसकी प्लॉट और कॉस्ट प्लॉट्स को दोनों आप अगर एक साथ अगर बनाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे इसी कमांड को यूज़ करके देखिए इस प्रकार का ये प्लॉट बन गया, राइट। और उसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ से देखिए इसी तरह का प्लॉट है। अब इसमें से आपको ये जो डिफरेंट एरो की हमारी लेंथ है इसके द्वारा आप अपने भिन्न भिन्न वेरिएबल का प्रिंसिपल कंपोनेंट में किस प्रकार से कंट्रीब्यूशन हो रहा है उसको आप यहाँ पर आराम से समझ सकते हैं, राइट। तो अब हम इस लेक्चर में यहाँ पर रुकते हैं और आपने देखा कि इस लेक्चर में हमने जो अपने प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे उनको आर में किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाए उसके बारे में बात करी। मैंने यहाँ पे 2 तरह के एग्जाम्पल लिए। एक में मैंने खाली 3 वेरिएबल लिया जिसके द्वारा मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश करी कि आप अपने आउटपुट को किस प्रकार से इंटरप्रेट करोगे। उसके बाद मैंने एक बिल्ट इन डेटा सेट लिया और वहाँ पे मैंने आपको 4 वेरिएबल थे उनके ऊपर, लेकिन जो हमारे नंबर ऑफ डेटा सेट्स हमारे ज़्यादा थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसने उस डेटा सेट से हमारी जो भी हमारी कोवेरियंस मैट्रिक्स होती है उसको एस्टिमेट किया। जबकि पहले वाले केस में हमने सिग्मा की जो सिग्मा मैट्रिक्स की वैल्यू हमने दी थी, तो दूसरे केस में उसने उस डेटा की बेसिस पर अपनी सिग्मा मैट्रिक्स को एस्टिमेट किया और उसके जो भी एस्टिमेटेड आइगन वेक्टर्स और एस्टिमेटेड आइगन वैल्यूज़ आई थी उसका उसने इस्तेमाल किया है। लेकिन आपने देखा कि जब आप आर सॉफ्टवेयर में कार्य करते हो तो इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कोवेरियंस मैट्रिक्स दी है या अपने रियल डेटा सेट जो ओरिजिनल डेटा सेट है उसको दिया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास इस तरह के कुछ ग्राफिक्स मैंने आपको यहाँ पे दिखाई हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ग्राफिक्स होते हैं जिसके द्वारा हम अपने प्रिंसिपल कंपोनेंट के भिन्न भिन्न प्रकार के अपने जो स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस हम निकाल सकते हैं। हमारी प्रॉब्लम खाली इतनी है कि अगर हमारे पास
नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स ज़्यादा हैं तो उसमें से कितने वेरिएबल्स को हम सही तरीके से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ भी आपको दिखाने के लिए मैंने खाली एक ऐसा डेटा सेट लिया जहाँ पे खाली 4 वेरिएबल्स हैं, लेकिन एक्चुअली 4 वेरिएबल्स में हमारा कोई डायमेंशनलिटी रिडक्शन का कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। डायमेंशनलिटी रिडक्शन तो हमारा वहाँ पे बेहतर होता है जहाँ पे हमारे पास ज़्यादा वेरिएबल्स हों, 10, 15, 20 वेरिएबल्स हमारे पास हों। तो इस तरह का डेटा सेट अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाएंगे तो आपको इस स्क्रीन में उसको समझना बहुत कठिन हो जाएगा, लेकिन हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इस लेक्चर के बाद में आप इस तरह के डेटा सेट लेंगे और उसके अंदर खुद ब खुद इन सारे कमांड्स को एम्प्लॉय करेंगे और उसका आउटकम देखेंगे कि वो किस प्रकार से आ रहा है। साथ ही मैंने आपको ये भी दिखाया पहले वाले उदाहरण में कि अगर आप अपने ओरिजिनल डेटा को लेते हैं या आप स्केल डेटा को लेते हैं तो उसके द्वारा आपके जो प्रिंसिपल कंपोनेंट के जो रिजल्ट्स आते हैं वो भी अलग हो जाते हैं। इस यूएस अरेस्ट के डेटा सेट में भी मैंने आपको यहाँ पे ओरिजिनल डेटा सेट लिया है। इसके अंदर आप अगर चाहें तो आप इसको स्केल कर लीजिए और स्केल करने के बाद में जो मैंने आपको कमांड्स यहाँ पे दिखाए हैं आप उनके एक बार फिर से एग्जीक्यूट करिए और देखिए कि दोनों के जो हमारे उत्तर आ रहे हैं उसमें कुछ अंतर आ रहा है, ज़रूर आएगा। लेकिन अब ये सवाल आता है कि इसमें से कौन सा हमको लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। उसके लिए हम अपने पर्सनल तौर पे हम अपने एक्सपीरियंस से इतना कह सकते हैं कि जो भी आपका रिज़ल्ट आ रहा है आप उसको रियल लाइफ में जो हो रहा है उसके साथ में कंपेयर करने की कोशिश करिए और देखिए कि कौन सा जो मेथड है वो आपको रियल लाइफ के जो आउटकम है उससे ज़्यादा क्लोज रिज़ल्ट दे रहा है। और जो भी है आप उसको यूज़ कर लीजिए और दोनों की एनालिसिस करना तो आपने देखा कि ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, खाली आपको एक ऑप्शन ही तो यूज़ करना है, बाकी कार तो आर सॉफ्टवेयर को करना है। तो इस तरह के आप एक्सपेरिमेंट आप खुद ब खुद करिए। कुछ बिल्ट इन डेटा सेट लीजिए, कुछ अपने डेटा सेट लीजिए या आपके पास कोई और आप जिस एरिया में काम करते हो आप वहाँ की समस्या को समझिए और वहाँ का डेटा सेट लीजिए और उसकी बेसिस पर आप प्रिंसिपल कंपोनेंट डेटा एनालिसिस की प्रैक्टिस करिए। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए और अगले लेक्चर में हम आपको एक नए टॉपिक के साथ में आएंगे जहाँ पर हमने यहाँ पे खाली एक ही वेरिएबल में डायमेंशनलिटी रिडक्शन की बात करी है, लेकिन अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, 2 सेट ऑफ वेरिएबल्स हैं, उसमें हमारा डायमेंशनलिटी रिडक्शन कैसे करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए और हम आपको अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।